ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक देखे होगे जितना भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा है अभी तक ये चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे होगे कि जो भी हमने थ्योरम्स डिस्कस करे हैं उसी के बिहाफ में सारा क्वेश्चंस बन चुका है। कहीं पर भी इधर उधर हमें भटकने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, इधर उधर वेंडर किए थे कहीं पर भी? जितने क्वेश्चंस थे, मतलब अराउंड मेरे को लगता है 95 to 96% क्वेश्चंस जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा थ्योरम्स लगा करके, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो लगा करके सॉल्व कर दिए थे। तो बस उतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उतना कॉन्सेप्ट बस आपको आप याद रखो, सारा ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा था थालेस थ्योरम। ठीक है, थालेस थ्योरम। तो थालेस थ्योरम क्या था उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। दिस वाज ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई, और थालेस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट मालूम ही है, ये पैरेलल दिया हुआ रहता है। यदि ये पैरेलल दिया हुआ है तो हमें मालूम है कि ये जो डिवाइड करता है ये पार्ट में, उसी को हम लिखते हैं यहां पर, ये AD by DB है ना, इज इक्वल टू AE by EC। यही होता है थालेस थ्योरम। इसी का कन्वर्जन हमने देखा था, कन्वर्जन सब हम लोग क्या देखे थे, एक में मैंने क्या किया था, ये लिया था AD बाई इसका बड़ा वाला ले लिया था AB, इज इक्वल टू दूसरे में AE बाई इसका भी बड़ा वाला AC। यही था कन्वर्जन। इसका एक और कन्वर्जन था, वो क्या था कि अभी तो ये लिया था ना, अब ये लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं DB बाई AB। दोनों सेम, नीचे में सेम रहेगा, बस ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, EC बाई AC। ये भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने जिस बेसिस पर क्वेश्चन सब सॉल्व करे हैं, ठीक है। चलो, तो ये है। और conversion, if a line divides any two side of a triangle in the same ratio then the line must be parallel to the third side। अच्छा, जब ये रेशियो इक्वल हो जाए, रेशियो देख लेना, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या देगा, ऐसे ही करके ट्रायंगल दे देगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन अभी कि DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, होगा कि नहीं होगा, ये बताना था। उसमें क्या करना था, तो उसमें सीधा सीधी है, रेशियोज वेर गिवन, सॉरी वैल्यूज वेर गिवन ऑफ द साइड्स। तो हमें क्या करना था, बस वी विल जस्ट हैव टू कंक्लूड करना था कि रेशियो बस इक्वल कर दे तो ये दोनों इक्वल हो ही जाएगा ना। चाहे ये कर दो इक्वल, या ये कर दो इक्वल, या ये कर दो इक्वल, तीनों में से कुछ भी करो तो ये पैरेलल हो ही जाएगा। यदि हो जाता है तो हम बोलेंगे ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन था, इतना ही हमें देखना था। और इस बेसिस पर सारा क्वेश्चंस बना हुआ है, इसी बेसिस पर सारा क्वेश्चंस बन गया था, है ना। दूसरा एक और कंक्लूजन है इसी में, एग्जाम्पल में ये दिया हुआ था, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज हो सकता है। लाइक दिस वाज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड कंक्लूजन इसी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि यदि 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो इंटरसेप्टेड पार्ट होता है दैट आर प्रोपोर्शनली इक्वल,
इंटरसेप्टेड पार्ट जो होता है ये याद होगा, 3 पैरेलल लाइन मैंने लिया, इसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहां पर एक पार्ट बना, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, यहां पर चौथा बना है, 4 पार्ट। इसको नाम दे देते हैं P Q R S T U। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये सारे पैरेलल लाइंस हैं, यदि ये सारे पैरेलल लाइंस हैं, तो वी कैन राइट PQ by QR, PQ by QR will be equal to ST by ST by TU। समझ में आया? अभी तक सारा समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। समझ में आ गया? चलो, एक ये था, एक ये था, ये कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट था इसमें, वो था मिड पॉइंट का, है ना, C नंबर, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट से वही है होगा कि मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इस यही ट्रायंगल, यही फेस ही देगा। इसमें क्या है ना कि इसमें ये D और E जो है वो मिड पॉइंट दे देगा, और DE और BF जो है वो पैरेलल दे देगा, या फिर पैरेलल प्रूव करने के लिए दे देगा, पैरेलल प्रूव करने के लिए दे देगा, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, वो बाकी जो मैंने पढ़ा रखा है उसी से हो जाएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, मिड पॉइंट थ्योरम यही सबसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो बताए हैं इसी से बन जाएगा, वो ज्यादा जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट में बस वही है, पैरेलल प्रूव करने के लिए देगा, तो वो बन जाएगा। एक है एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम जो था वो, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी है, उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन तो बनेंगे बहुत अच्छे से। तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, एंड दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर। ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, ये लाइन, दिस लाइन AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो यदि ऐसा मिलता है क्वेश्चन में, यदि आता है और बोलता है कि एंगल A को जो है ये AD ने बाइसेक्ट, कोई भी जो भी लाइन गिवन हो उसने बाइसेक्ट कर दिया है, then in that you can what you can do is you can just make a ratio। यहां पर आप क्या करोगे, रेशियो बनाओगे। ठीक है, और रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो कैसे बनेगा, ये लेंगे AB, AB, ये AB लेंगे, ये AB लेंगे, फिर ये लेंगे AC बाय AC, इसका AB और इसका AC, AB बाय AC विल बी इक्वल टू, AB जिस साइड है उसी से एडजेसेंट जो साइड होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे BD, और AC के एडजेसेंट साइड हम लिखेंगे यहाँ पर CD। ये होता है इसका रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। इससे आपका जो है एंगल बाइसेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ही था फर्स्ट एक्सरसाइज में, दिस मच वाज ओनली गिवन इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। ये पूरा कंक्लूजन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट? इसको नोट कर लो और इसको एक जगह पर लिख लेना, क्योंकि दिस इज द बेसिक कंक्लूजन। और इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे ना प्रैक्टिस करना, एग्जाम होने दो, एग्जाम होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस करना। इसमें कोई थोड़ा सा यदि जितना हो सके उतना कोशिश करना, जितना नंबर आ सके उतना नंबर उठा ले। बाकी अब मेन हमें प्रैक्टिस करना है बोर्ड के लिए, जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। अब हमारे पास 1 से 2 महीना, 1 महीना के करीब टाइम होगा या 2 महीना। उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। पर डे के बेसिस पर 50 क्वेश्चंस हम पर डे देंगे बनाने के लिए। 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डेली का डेली प्रैक्टिसिंग शुरू होगा। चाहे साइंस हो,
सोशल हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, सब में कुछ ना कुछ वर्क रहेगा। इसको रॉक कर दें? यस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसका ये था बेसिक। और इस चैप्टर में जितना टाइप का क्वेश्चन है वो इस कंक्लूजन से बन जाएगा आराम से। ठीक है, इससे ज्यादा गारंटेड है बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कुछ आराम से शांति होकर के बनाना, कोई हड़बड़ नहीं करना, टाइम्स काफी रहेंगे, आराम से बनाना। जहां पर भी डाउट होगा तो पूछ लेना। दूसरा है ट्रायंगल में क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो हम लोग देख चुके हैं, इसके बेसिस पर भी एक क्वेश्चन दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, वो था क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 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 पे दिया था। तो एंगल 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 जब इक्वल होता है तो हमें मालूम है corresponding sides are इक्वल proportionally equal होते हैं एंगल 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 में। दूसरा क्या है? साइड साइड साइड। साइड 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 क्या है? इसी का कन्वर्जन है, इसी का कन्वर्जन है। तो साइड 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 का मतलब corresponding sides are proportionally equal। यदि ऐसा होता है तो इसका corresponding साइड के जगह पे एंगल हो जाएगा इक्वल। corresponding angles are proportional, नहीं सीधा इक्वल, इसी का कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर साइड 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 का मतलब इक्वल मत समझना, साइड 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 का मतलब हुआ प्रोपोर्शनली इक्वल। हाँ, तो प्रोपोर्शनली इक्वल हुआ तो ध्यान देना बस यहीं पर कि कौन किससे इक्वल है उसी का corresponding एंगल इक्वल होगा। सॉरी, कौन किससे रेशियो में है, कौन किसका रेशियो में है। जैसे ये देखो A B C, ये है P Q R। ठीक है, ये दे दिया। तो सपोर्ट करो कि मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि AB बाई क्यू आर, ठीक है, ये और ये साइड AB बाई क्यू आर इज इक्वल टू BC बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। चलो बताओ कौन एंगल किससे इक्वल है, कौन सा corresponding एंगल किससे इक्वल है, बता सकते हो? ये मैंने लिख दिया है कंक्लूजन इसका। AB और QR। हाँ, AB बाई QR है, इक्वल है। क्या इक्वल है? अभी पूछे, हम पूछ रहे हैं corresponding एंगल्स बताओ कौन इक्वल होगा। मैंने रेशियो लिख दिया है यहाँ पर, AB बाई क्यू आर इज इक्वल टू BC बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR है। इसका corresponding एंगल्स इक्वल होगा ना। यदि रेशियो इक्वल है तो corresponding एंगल्स इक्वल होगा, तभी तो रेशियो भी इक्वल होगा। हाँ। तो कौन सा corresponding एंगल्स इक्वल है जिससे ये रेशियो बना? AB by PQ, AB and PQ क्या AB and PQ इक्वल है, corresponding साइड। अरे क्यों इरिटेट कर रहे हो? हम तब से बोल रहे हैं corresponding एंगल, तो साइड पे क्यों फोकस किए हुए हो? हम यहाँ पर लिख चुके हैं AB, ये कैसे लिखा गया? AB by QR कैसे आया है? How this is written? AB by Q एंगल से, तो वो एंगल से ही लिखते हैं ना, जो एंगल इक्वल होगा उसी का ना corresponding साइड्स हम लेते हैं एज ए रेशियो। हाँ। तो AB कौन हुआ? ये हुआ, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? दिस।
क्यू हाँ। आर कौन है? दिस, तो इसका अपोजिट एंगल हाँ। कौन है? दिस, देन दिस एंड दिस एंगल आर इक्वल। एंगल सी ऐसा इज इक्वल टू एंगल पी, P। यही दोनों ना इक्वल होगा, तब ना ये हाँ। बना है। और क्या होगा? BC बाई PQ, तो BC कौन है? ये है, इसका अपोजिट ये, और PQ कौन है? ये रहा, इसका अपोजिट हो गया ये। मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, इसका मतलब हुआ ये। हम तो अभी साइड साइड में है। अच्छा हाँ। तो तब से हम कंटिन्यूअसली एंगल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड पे जा रहे हो। सॉरी। इस तरीके से एंगल्स को ढूंढना होगा, ठीक है। अब AC बाई PR है, तो AC का अपोजिट कौन एंगल? एंगल B है। PR के अपोजिट कौन एंगल? एंगल Q है। ये दोनों इक्वल होगा, ये सब एंगल इक्वल होगा तभी तो ये रेशियो बना है, नहीं तो ये रेशियो थोड़ी बनता। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये रेशियोज इक्वल दे दिया है, रेशियोज इक्वल दे दिया है, मैच करना है, तुरंत में मैच करना है। और तुरंत में मैच करने के बाद कौन इस साइड का अपोजिट कौन एंगल है, इस साइड का अपोजिट कौन एंगल है, वो दोनों देखो, उसको इक्वल करो। फिर ये साइड के अपोजिट कौन है, ये साइड का अपोजिट कौन है, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। साइड प्रोपोर्शनल होता है, एंगल इक्वल होता है, यही तो दो कंडीशन है। यहाँ पर एंगल 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 का मतलब होता है एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर साइड 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 का मतलब होता है साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, साइड 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 आर नॉट इक्वल, साइड 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 आर प्रोपोर्शनली इक्वल, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस इसको रब कर दें। यस। तो ये दो क्राइटेरिया था। इसके बाद एक और क्राइटेरिया था, वो था साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया था। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया क्या होता है? तो जैसे ये साइड है सर, ये एंगल है, इसका एडजेसेंट साइड्स, ये साइड और ये साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया। एडजेसेंट, इस एंगल से एडजेसेंट जो साइड होता है वही हम लेते हैं, दूसरा कोई अदर साइड्स मत ले लेना। ये शुरू से हम बहुत कॉन्ग्रुएंसी से ही बोलते आ रहे हैं। साइड एंगल साइड का मतलब एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल होगा, जो एंगल्स का जो आर्म होगा, उसी को हम साइड के तौर पे लेते हैं। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है कि AB by DE, suppose I am making this as a B and C, and दूसरा हम लिखते हैं D E और F, ठीक है, D E और F। सपोज ये एंगल A और एंगल F आर इक्वल, ठीक है। मैं कोई भी एंगल इक्वल दिया हो सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल तो ये इक्वल देगा, कोई भी दे सकता है, आपको बस समझना है। तो इससे क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो अब इसका रेशियो कैसा होगा? तो AB बाई ABC। अच्छा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, DEF, इसको इससे कर देते हैं DEF, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो इसमें क्या होगा, AB बाई DE, AB इज दिस, AB इज दिस बाई DE, DE इज दिस, ठीक है। दूसरा है AB बाई DE, यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, AB बाई DE इज इक्वल टू, ये है तो फिर ये लेंगे AC और इसका लेंगे DF, लेंगे AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। ये होता है साइड एंगल साइड का, ये याद रखना, सिमिलर होना चाहिए पर। इसको रब कर दे रहा हूं।
ठीक है, तो 3 ही क्राइटेरिया हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला 2 तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। ये एक क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड का, जिसमें कि ये कंक्लूजन निकल करके आता है। ठीक है, तो दिस मच ओनली वाज दैट। एंड एक और इसमें अब जो है एग्जांपल से हम देखते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या कंक्लूजन था। ये था ए नंबर, ठीक है, इससे हमें ये समझ में आया। अब बी नंबर में आते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, ठीक है, और उसके राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करी जाती है, तो क्या होता है इसका रिजल्ट। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ। ये बोले हुए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे परपेंडिकुलरली, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। लाइक यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए सी बी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए सी डी, और तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी और डी है। सभी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, सभी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो इससे एमसीक्यूज बनता है। जी सर। और किससे इक्वल होगा पूछ देगा डायरेक्ट। ठीक है, एक मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो या फिर मीडियन हो या फिर और क्या था, एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो या फिर एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो। तो इस कंडीशन में मैंने बोला था कि क्या हो जाता है, सपोज कोई ट्रायंगल है, सपोज इज देयर एनी ट्रायंगल लाइक ए बी सी, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। ये अभी मैं परपेंडिकुलर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप मीडियन भी सपोज कर सकते हो, एंगुलर बाइसेक्टर इसी को सपोज कर सकते हो। ये लाइन को डी ई एफ और ये एम, ठीक है, ये होता है। तो इसका कंडीशन क्या बनता है, याद है? इसमें क्या लिखते थे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द साइड वेयर द एल्टीट्यूड और मीडियन और एंगुलर बाइसेक्टर इज ड्रॉन। जैसे बीसी पर ड्रॉ हुआ है ये परपेंडिकुलर, तो बीसी हमारा बेस हो गया, और दूसरा लेंगे ई एफ। इधर कहाँ ड्रॉ हुआ है, ई एफ पे, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। ये होता है कंडीशन। इसके बेसिस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो या एंगुलर बाइसेक्टर हो, जो बोला हो यही कंडीशन बनेगा उसका। बेस ले लेना है, बेस का रेशियो इज इक्वल टू एल्टीट्यूड या फिर मीडियन या फिर एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो। बस ये चैप्टर क्लोज हो गया। सेकंड चैप्टर में यही था। ठीक है, ये है। इसमें एक और कंडीशन है, सॉरी, चलो वो लास्ट में बता देंगे। इससे इतना बन सकता है, आराम से बना सकते हो अब क्वेश्चन सब, क्योंकि क्वेश्चन सब सॉल्व किए हुए हो तो आइडिया जरूर होगा कि डेफिनेटली कि हम लोग इतना ही से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको रॉक कर दें। चलो, एक है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। यदि दो सिमिलर ट्रायंगल है और उसका यदि हम एरिया निकालते हैं और एरिया का रेशियो निकालते हैं तो वो किससे इक्वल होगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो उसका पेरीमीटर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। सपोज दूसरा कोई ट्रायंगल है डीईएफ, ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक है एबीसी एक है डीईएफ, दोनों का पेरीमीटर
दोनों का पेरीमीटर इक्वल टू 1। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर नहीं होगा, पेरीमीटर मैंने लिखा है। corresponding sides corresponding sides are proportionally equal, ये होता है। अच्छा हाँ, एरिया में होता है ऐसा। पेरीमीटर जब निकालेंगे तो उसमें सिर्फ corresponding साइड से इक्वल होता है, तो corresponding साइड का जो रेशियो होता है वो 3 को होता है। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो इसके जगह पर। जैसे मैं चाहूं तो मैं भी लिख देता हूं AB by DE, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इवन BC by EF और यू कैन राइट AC by DF, जो मन हो वो लिखो, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर बेसिस पर। तो एरिया के बेसिस पर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल्स टू इसी का स्क्वायर ऑफ corresponding sides of square of corresponding sides are proportionally equal, ये लिख देते हैं। जैसे इसी का कर देते हैं, जैसे AB में लेता हूं तो AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो AC का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसी से एक चीज और याद रखना, ये अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड का, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स किससे इक्वल होते हैं, याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, एल्टीट्यूड या मीडियन या फिर एंगुलर बाइसेक्टर से इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर जब देगा तो वहां पर जो है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एल्टीट्यूड और मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, ये लिख सकते हो। और यहां पर क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड का स्क्वायर और मीडियन का स्क्वायर और एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक है। एक ही में ये पूरा हो गया। कोई डाउट? बन जाएगा। हाँ। तो बस इस एक्सरसाइज में ऑल टुगेदर इतना ही कॉन्सेप्ट था। बस इसके साथ जो है ट्रायंगल का चैप्टर खत्म हो जाता है। पाइथागोरस का बस वही कॉन्सेप्ट ही है, h² = p² + b²।